say at the UN General Assembly. Mr. President, I congratulate you on your election as President of the 57th General Assembly. I also extend my best wishes to Secretary General Kofi Annan in this first year of his second term in office. Mr. President, 2 days ago we commemorated the first anniversary of a terrible event which focused the collective global consciousness. विश्व में एक सामूहिक चेतना जगा दी। आतंकवाद 11 सितंबर को ही शुरू नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व का डंका बजाया था। उसने ये साबित कर दिया कि उसके लिए दूरी और ताकत कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि भारत दशकों में से आतंकवाद का शिकार होता रहा है, अतः हम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को समझते हैं। भारत अमेरिकी लोगों की इस बात के लिए प्रशंसा करता है कि उन्होंने बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ उस त्रासदी के दुष्परिणामों को झेला। हमने आतंकवाद के स्रोत पर जवाबी हमला करने के अमेरिका के साहस निर्णय का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद से निपटने और उसके स्रोतों को बंद करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास करने हेतु कुछ सामूहिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1373 इन निर्णयों का सार देता है। परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति को जानकारी एकत्र करने तथा कानूनी सहायता देने के अलावा अब उन देशों पर निर्णयों पर भी अमल करने के लिए जोर डाला जाना चाहिए जो आतंकवाद को आयोजित कर रहे हैं और आतंकवादियों को पनाह, धन, शस्त्र और प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से परमाणु ब्लैकमेल राज्य आयोजित आतंकवाद के तर्कश में एक नए तीर के रूप में उभर कर सामने आया है। इस तरह की भयावह धमकियां दी जा रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई का जवाब परमाणु अस्त्र का प्रयोग करके दिया जाएगा। इस प्रकार के खुल्लम खुल्ला परमाणु आतंकवाद के सामने झुकने का अर्थ होता 11 सितंबर की त्रासदी के कड़वे सबक को भूल जाना। जहाँ तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते, चाहे वो पारंपरिक युद्ध हो अथवा कोई और। नहीं, हम किसी का कोई क्षेत्र चाहते हैं, लेकिन हर भारतीय की यह इच्छा है कि सीमा पार से आतंकवाद बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि हजारों इसने निर्दोष लोगों की जानें ले ली हैं और संपूर्ण पीढ़ी को सामान्य आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों के साथ शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। भारत में अपनी पूरी ताकत से सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल हमने इस महासभा में इस अनोखे दावे को सुना कि जम्मू व कश्मीर में मासूम नागरिकों की नृशंस हत्या करना वास्तव में आज़ादी की लड़ाई लड़ना है, और यह भी इस राज्य में होने वाले चुनाव मात्र एक दिखावा है। क्यों? क्योंकि यह चुनाव 50 सालों से चली आ रही जनमत संग्रह की मांग का विकल्प नहीं है। ये एक चालाकीपूर्ण तर्क है कि मासूमों का नरसंहार आज़ादी हासिल करने का एक उपाय है और चुनाव एक छलावा तथा दमन का प्रतीक। यदि चुनाव मात्र एक धोखा है तो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर उम्मीदवारों की हत्या करने तथा मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों को क्यों प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनकी भारत में क्यों घुसपैठ कराई जा रही है? यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने का वादा करता है तो वो भारत के खिलाफ अपने देश की नीति के रूप में आतंकवाद का लगातार इस्तेमाल कैसे कर सकता है? आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पाकिस्तान को कैसे माफ कर सकता है जब उसके इशारे पर आत्मनिर्णय की बेतुकी व्याख्या को बढ़ावा देने
हेतु हजारों नागरिकों, निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, की हत्या की गई है। जो लोग आतंकवाद के आधार अथवा मूल के कारणों की बात करते हैं, उससे आतंकवादियों को अपने जघन्य कृत्यों पर, जैसे 11 सितंबर को अमेरिका पर अथवा 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी से बचने का बहाना मिलता है। अध्यक्ष महोदय, कल हमने एक और सरासर झूठे और स्वार्थपूर्ण दावे को सुना है कि भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को हिंदू चरमपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। भारत में 15 करोड़ यानी पाकिस्तान से अधिक मुसलमान रहते हैं। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है भारत। हमें अपने देश की बहुधर्मी स्वरूप पर गर्व है। हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना केवल हमारी संवैधानिक बाध्यता ही नहीं है, जैसा पूरा विश्व जानता है, यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्राण मंत्र है। अध्यक्ष महोदय, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उत्तर और दक्षिण के बीच की विभाजन रेखा दिनों दिन और अधिक चौड़ी और गहरी होती जा रही है। हमारे सामने कठिन चुनौतियां हैं जिनका विश्व के सभी देशों को मिलकर मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पिछले दशक में हर वर्ष 1 करोड़ लोग गरीबों की श्रेणी में आ गए हैं। विश्व की 1/4 आबादी घोर गरीबी में जीवन यापन कर रही है। यदि हमें सन 2015 तक भुखमरी को आधा करने के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें गरीब देशों में प्रतिवर्ष 24 अरब अमरीकी डॉलर निवेश हेतु चुकाने होंगे। लगातार व्यापक गरीबी, वह भी ऐसे समय में जब अकूत संपत्ति समाज के एक छोटे से वर्ग में सिमट कर रह गई है, बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी में हमारे पास वे सभी साधन मौजूद हैं जिनसे बीती सदियों की इस दुखद कटौती का अंत किया जा सकता है। यदि कमी किसी बात की है तो वह है विकासशील देशों, विशेषकर बहुत ही कम विकसित देशों की विकास संबंधी न्याय संगत जरूरतों को ईमानदारी और तेजी से पूरा करने के लिए विकसित देशों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की। विकास के ये पहले ही एक भयावह तस्वीर थी, किंतु विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन ने इसे और अधिक विकराल बना दिया है। इस बदलाव से सबसे अधिक गरीब लोग ही प्रभावित होंगे, जबकि इसमें उनका योगदान सबसे कम है। यूरोप में हाल ही में आई बाढ़ और जंगलों में लगी आग इस बात की पूर्व चेतावनी है कि केवल एशियाई और अफ्रीकी देश ही बिगड़ते पर्यावरण के प्रकोप से शिकार नहीं है। पृथ्वी के वातावरण और जैविक क्षेत्र की कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती। विश्व समुदाय के समक्ष एक कड़वा विकल्प है, या तो हम तत्काल पर्यावरण की रक्षा करें या बदतर प्राकृतिक आपदाएं झेलने के लिए तैयार हो जाएं। इस महीने के शुरू में सतत विकास पर जोहान्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलन में गरीबी, व्यापार, पर्यावरण के साथ साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व कॉरपोरेट शासन और विश्व स्तर पर वित्त उपलब्धता के बीच जो संबंध है उस पर चर्चा हुई थी। इस शिखर सम्मेलन में कुछ उत्साहजनक परिणाम उभर कर सामने आए, लेकिन ये हमारे समय की मांगों के हिसाब से काफ़ी कम है। मनुष्य के विकास की जरूरतों को टुकड़ों में नहीं अपितु उसकी समग्रता में समझना और उनकी पूर्ति करना अत्यावश्यक बन गया है। ये खेद की बात है कि मानवीय विकास के राजमार्ग बेतरतीब भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। अधिकांश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों में मानवीय मूल्य मूक दर्शक बनकर ही रह जाते हैं। हमारी भौतिक और गैर भौतिक जरूरतों के बीच इस असंतुलन का परिणाम मानव जाति के लिए कभी भी सुखद नहीं हो सकता। इसके विपरीत करुणा, सहानुभूति, सहयोग और अन्य मानवीय मूल्यों की प्राथमिकता देकर हम अपनी धरती की प्रत्येक समस्या का निश्चित रूप से समाधान कर सकते हैं। आज मानव जाति विकास के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक आयामों के बीच सामंजस्य करने की गुहार कर रही है। इस कार्य के लिए राष्ट्रों और समुदायों के बीच बहुत ही घनिष्ठ सहयोग होना चाहिए। साथ ही दुनिया की प्रत्येक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की अच्छाइयों को स्वीकार करने की मानसिकता भी विकसित होनी चाहिए।
इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नए और व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लगभग 1 वर्ष पहले इसी महासभा में और उससे 1 वर्ष पूर्व अमेरिकी कांग्रेस में मैंने भारत की ओर से विश्व स्तर पर एक व्यापक विकास संवाद कराने का प्रस्ताव रखा था। मैं आज फिर उसी प्रस्ताव को दोहरा रहा हूँ। यदि हमें विकास के लक्ष्यों को हासिल करना है, जैसा कि हमने स्वयं सन 2015 तक इन्हें प्राप्त करने का वादा किया है, तो हमें ऐसा संवाद तत्काल कराना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक बार फिर ऐसे समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के इस मंच पर एकत्र हुए हैं जब हमारे सामने अनेक नई और विविध चुनौतियां हैं। इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी सामूहिक वचनबद्धता दर्शानी होगी। विशेष रूप से कमजोर और गरीब देशों में ये धारणा पनप रही है कि दूरगामी प्रभाव वाले मुद्दों पर प्राय मनमानी पूर्ण अथवा अंतर्विरोधी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं। हम सभी देशों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। विश्व को आज चाहिए सामूहिक बहुपक्षीयवाद। दुनिया को संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत है, जिसके जरिए सभी राष्ट्र एक साझे और सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं। विवाद तब होता है जब राष्ट्रों के अंदर तथा राष्ट्रों के बीच लोकतंत्र की मूल भावना का अभाव होता है। वास्तविक लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत हमें वैकल्पिक दृष्टिकोणों का आदर करने, विविधताओं को महत्व देने तथा लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप समाधान तलाशने में मदद मिलती है। भारत एक विशाल जनसंख्या तथा विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र है। इसलिए हमारा अनुभव है कि एक संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जटिल समस्याओं का किस तरह समाधान किया जा सकता है। विश्व के सभी देशों में इन मूल्यों की भली भांति स्थापना करने की जरूरत है, ताकि कम से कम हमारी भावी पीढ़ी को गरीबी, असहिष्णुता, रूढ़िवाद तथा मजहबी चरमपंथ से छुटकारा मिल सके। लोकतांत्रिक देश हिंसा अथवा सैन्यवादी लालसा पर आधारित विचारधाराओं से कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी उंगलियां हमेशा बंदूक के ट्रिगर पर नहीं रहती हैं। हमें विश्व भर में लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली उन ताकतों से सजग रहना चाहिए जो उसका विरोध करती हैं, चाहे वे रूढ़वादी राजनीतिक धर्मिता हो या कट्टरवादी मजहबी विचारधाराएं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग इन चुनौतियों से परिचित हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि स्थायी विश्व व्यवस्था शांति, सुरक्षा, सतत विकास तथा लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभों पर ही टिक सकती है। हमें सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक स्तंभ मजबूत तथा टिकाऊ बना रहे। हम अपने सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं, लेकिन इस सैद्धांतिक समझ को वास्तविक व्यवहार में लाने में अक्सर असफल रहे हैं। हमें दोबारा असफल नहीं होना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ियां इसके लिए हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। धन्यवाद।